नमस्कार दोस्तों। किसी एक मकसद को पाने के लिए कई लोग या संस्था एकजुट होकर जब कोई काम करते हैं वो सहकारिता कहलाती है और लोगों के ग्रुप को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें लोग अपनी मर्जी से जुड़ते हैं। इस सोसाइटी का उद्देश्य सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करना होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही उसके मालिक होते हैं। सोसाइटी जो प्रॉफिट कमाती है उसे मेंबर्स में बांट दिया जाता है। इसका मकसद आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के हितों को पूरा करना और उनके पैसों की कमी को दूर करना है। यह समाज में भाईचारे की भावना को भी प्रोत्साहित करती है और स्थानीय स्तर पर विकास को भी बढ़ावा देती है। कोऑपरेटिव में लोगों, समाज, गांव और देश का विकास करने की असीमित संभावनाएं हैं। इसे वही समझ सकता है जो इस सेक्टर से जुड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार ने जुलाई 2021 में देश में पहली बार कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की स्थापना की और अमित शाह पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनाए गए। अमित शाह की राजनीति का आधार कोऑपरेटिव ही रहा है। वह इस सेक्टर को बहुत अच्छी तरह जानते और समझते हैं। उनकी लीडरशिप में पिछले 4 साल में कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के 100 से भी अधिक पहल की गई है। यूं तो भारत में सहकारिता की परंपरा सदियों पुरानी है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा इसी को ध्यान में रखते हुए दिया गया था, लेकिन कानून के जरिए इसे पहली बार 1904 में नई दिशा दी गई ताकि सहकारिता को बढ़ावा मिल सके। क्या आप जानते हैं कि सहकारिता कानून के तहत भारत में बनी पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्नाटक के गडक जिले के कनागी नहाल गांव की एक कृषि ऋण सहकारी समिति थी। कानून बनने के बाद अंग्रेजी सरकार और आज़ाद भारत के सरकारों के प्रयास से कोऑपरेटिव का विस्तार तेजी से हुआ, मगर इसका जो मूल तत्व था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी में दलीय राजनीति हावी होने लगी। हर जगह लोग भ्रष्टाचार एवं घोटालों का बोलबाला हो गया। सोसाइटियों के मेंबर निष्क्रिय होते गए, जिससे इन पर लोगों का भरोसा उठता गया। ऐसा लगने लगा कि 121 साल की भारतीय सहकारिता अब बूढ़ी हो गई है और इसकी हड्डियां बोझ उठाने लायक नहीं बची। हालांकि अमूल, इफ्को, क्रिप्को जैसी बड़ी सोसाइटियों ने भारत में कोऑपरेटिव का झंडा बुलंद किए रखा है और पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई। नया मंत्रालय बनने के बाद कई कानूनी और प्रशासनिक सुधार भी किए गए और कोऑपरेटिव को विकसित भारत का आधार बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का यह इकोनॉमिक मॉडल ही भारत को सही मायने में विकसित बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि यहाँ के लोगों में सहयोग की भावना सदियों से चली आ रही है। कोऑपरेटिव इंडिया चैनल का मकसद विकसित भारत की इस यात्रा में कोऑपरेटिव को लेकर लोगों, खासकर नई पीढ़ी को जागरूक करना है, उन्हें इन्फॉर्मेशन देना, सेक्टर की दिशा देने वाले लोगों से परिचय कराना और इसे करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित करना है। मौजूदा सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में जो सुधार किए हैं उससे आने वाले वर्षों में यह रोजगार का एक बड़ा माध्यम बनने वाला है। एक अनुमान के अनुसार इन सुधारों की वजह से अगले 5 साल में इस सेक्टर में लगभग 17 लाख से अधिक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसे पूरा करने के लिए ही गुजरात के आणंद में देश की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाई गई है। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में भी कोऑपरेटिव की पढ़ाई शुरू की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि आधुनिक सहकारिता की शुरुआत कब और कैसे हुई। नॉर्थ इंग्लैंड के रोजडेल शहर के कॉटन मिल के 28 वर्करों ने 1844 में आधुनिक सहकारिता की नींव रखी और रोजडेल पायनियर्स के नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। इसी सोसाइटी के नाम पर दिया जाने वाला रोजडेल पायनियर्स अवार्ड आज दुनिया की तारीख में कोऑपरेटिव सेक्टर के दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। भारत के सिर्फ 2 कोऑपरेटिव लीडर को यह अवार्ड मिला है। पहले हैं वर्गीस कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है, और दूसरे हैं दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ्को के पूर्व एमडी डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी, जिन्हें फर्टिलाइजर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रॉबर्ट ओवेन आधुनिक सहकारिता के जनक कहे जाते हैं, जबकि सर फ्रेडरिक निकोलसन को भारतीय सहकारिता का अग्रदूत और अमूल के संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल को भारतीय सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है। त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर ही त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाई गई है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
ताकि हम आपको और भी ऐसी जानकारी वर्धक खबरें पहुंचाते रहें। धन्यवाद।